आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता पर केंद्रित कुछ दिलचस्प स्रोत है और हमारा इरादा है कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां और दृष्टिकोण उनको आपके सामने रखें। तो सबसे बड़ा सवाल जो इन स्रोतों से उभरता है वो है, क्या भारत वास्तव में एक वैश्विक नेता बनने की राह पर है? स्रोतों का पहला इशारा तो यही है कि संभावना तो है, लेकिन शायद 2050 से पहले नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि शायद सर्वोच्च नेता नहीं, बल्कि दुनिया के कुछ प्रमुख शक्ति केंद्रों में से एक। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। स्रोत कई अहम पहलुओं पर रोशनी डालते हैं और पहला सिरा जुड़ा है अर्थव्यवस्था से। आंकड़े तो प्रभावशाली हैं। कहा जा रहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। 2027 तक $5 ट्रिलियन और शायद 2035-40 तक $10 ट्रिलियन जीडीपी। सुनने में तो ये वैश्विक शक्ति बनने का मजबूत आधार लगता है। बिल्कुल, जीडीपी के ये आंकड़े निश्चित रूप से ध्यान खींचते हैं, लेकिन यहीं पर स्रोत एक महत्वपूर्ण बारीकी की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि केवल सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का आकार ही वैश्विक नेतृत्व की गारंटी नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका को देखिए, उनका दबदबा सिर्फ उसके विशाल जीडीपी पर नहीं टिका है, बल्कि वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में बादशाहत, डॉलर की वैश्विक ताकत और दुनिया भर में उसकी सैन्य पहुंच, इन सब पर आधारित है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ अर्थव्यवस्था का बड़ा होना काफी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है प्रति व्यक्ति आय। स्रोत बताते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,800 है, जो अभी भी चीन का लगभग छठा हिस्सा है और अमेरिका का 25वां हिस्सा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। सूत्रों का मानना है कि जब तक ये फासला काफी हद तक कम नहीं होता, तब तक घरेलू बाजार की ताकत वैश्विक प्रभुत्व में बदलना मुश्किल है। मतलब सिर्फ बड़ा बाजार होना काफी नहीं, लोगों की खरीदने की क्षमता वो भी वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो आर्थिक तस्वीर में उम्मीदें हैं, लेकिन चुनौतियां भी स्पष्ट हैं, खासकर प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर। इसी से जुड़ा अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है विनिर्माण और प्रौद्योगिकी की ताकत। स्रोत कहते हैं कि इस मैदान में चीन का दबदबा है, वो भी विनिर्माण इकोसिस्टम पर, जबकि अमेरिका टेक्नोलॉजी की बौद्धिक संपदा मतलब आईपी और पूंजी बाजारों पर राज करता है। इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ फिट होता है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक भारत अभी भी काफी हद तक एक असेंबली इकोनॉमी बना हुआ है। असेंबली इकोनॉमी? हाँ, मतलब ये कि हम अक्सर बाहर से पुर्जे या तकनीक लाकर यहाँ चीजें असेंबल करते हैं, बजाय इसके कि पूरी वैल्यू चेन, डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ यहीं मजबूती से विकसित हो। इसमें कुछ बाधाएं भी गिनाई गई हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचा जो अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं है और कहीं-कहीं नौकरशाही की अड़चनें भी हैं। लेकिन क्या China+1 रणनीति से भारत को फायदा नहीं हो रहा? आजकल ये बात काफी सुनने में आती है कि कंपनियां चीन के अलावा दूसरे ठिकाने तलाश रही हैं। स्रोत भी ये मानते हैं, लेकिन वो ये भी याद दिलाते हैं कि भारत इस होड़ में अकेला नहीं है। वियतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया जैसे देश भी वो भी इस बदलाव का फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो China+1 एक अवसर जरूर है, पर ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जो भारत को रातों रात मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दे। कंपटीशन काफी कड़ी है। यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि स्रोत भारत के कुछ खास कदमों का जिक्र करते हैं जिन्हें वो ट्रम्प कार्ड जैसा मानते हैं। इनमें शामिल हैं सेमीकंडक्टर बनाने की महत्वाकांक्षी नीति और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई। इसमें यूपीआई मतलब तुरंत भुगतान की व्यवस्था, आधार, डिजिटल पहचान पत्र और ओएनडीसी ई कॉमर्स का खुला नेटवर्क, ये सब शामिल हैं। ये आजकल काफी चर्चा में भी हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और स्रोत इन्हें भारत की एक अनोखी ताकत के तौर पर देखते हैं। ये भारत की अपनी विकसित प्रणालियां हैं। यहाँ दिलचस्प संभावना ये बताई गई है कि अगर इन्हें रणनीतिक रूप से बुनाया जाए, मतलब इनसे कमाई के मॉडल विकसित किए जाएं और इन्हें दुनिया भर में अपनाया जाए, तो ये वैश्विक स्तर पर फैल सकने वाले सिस्टम बन सकते हैं। इससे भारत को तकनीकी क्षेत्र में एक खास बढ़त मिल सकती है। शायद भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखने में भी मदद मिले। तो टेक्नोलॉजी और विनिर्माण में जहां कुछ चुनौतियां हैं, वहीं डीपीआई जैसे क्षेत्रों में नई उम्मीदें भी दिख रही हैं। अब एक और पहलू पर आते हैं जिस पर भारत को अक्सर बढ़त हासिल होने की बात कही जाती है, जनसांख्यिकी। भारत की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है, जबकि दुनिया के कई विकसित देश बूढ़े हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए। निश्चित रूप से कागज पर तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है,
इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। जी। लेकिन स्रोत यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी देते हैं। यह लाभांश तभी वास्तविक ताकत बनता है जब ये उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी से मेल खाए। उनका कहना है कि अगर बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट, बेहतर शहरीकरण और शिक्षा में सुधार नहीं हुआ तो यही युवा आबादी एक बोझ भी बन सकती है। लाखों की संख्या में ऐसे युवा हो सकते हैं जो या तो बेरोजगार हों या अपनी क्षमता से बहुत कम स्तर का काम कर रहे हों, मतलब अंडर एम्प्लॉयड। तो मतलब सिर्फ युवा आबादी का होना काफी नहीं है, उनका हुनरमंद और उत्पादक होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं। असली शक्ति तब आती है जब जनसंख्या ना केवल बड़ी हो बल्कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी हो। यानी यहाँ के युवा दुनिया के किसी भी विकसित देश के युवाओं से कौशल और ज्ञान में मुकाबला कर सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि भारत अपनी इस विशाल युवा ऊर्जा का उपयोग कैसे करेगा। क्या हम उन्हें वो अवसर और प्रशिक्षण दे पाएंगे जिससे वे वैश्विक मंच पर चमक सकें? ये वाकई एक अहम सवाल है जिसके जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए अब सैन्य और रणनीतिक शक्ति की बात करते हैं। इस मोर्चे पर स्रोत भारत को कहाँ देखते हैं? क्या भारत एक वैश्विक सैन्य ताकत बनने की दिशा में बढ़ रहा है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि भारत की सेना क्षेत्रीय स्तर पर यानी अपने आस पड़ोस में बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वैश्विक स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता वो अभी सीमित है। अमेरिका या चीन की तरह ब्लू वाटर नेवी मतलब गहरे समुद्र में लंबे समय तक ऑपरेट करने वाली नौसेना, दुनिया भर में सैन्य अड्डे बनाने की क्षमता या दूर दराज के देशों में सैन्य हस्तक्षेप करने की ताकत वो अभी भारत के पास नहीं है। स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे चीन जिबूती और कंबोडिया जैसी जगहों पर अपने अड्डे स्थापित करके अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। परमाणु शक्ति होना महत्वपूर्ण है, ये स्थिरता देता है, लेकिन वैश्विक प्रभुत्व का आधार नहीं बनता, ऐसा सूत्रों का मानना है। लेकिन इसी क्षेत्र में स्रोत एक सकारात्मक पहलू भी तो उजागर करते हैं। भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम, ISRO, DRDO और गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी मिशन, क्या ये भविष्य की ताकत की नींव नहीं रख रहे? निश्चित रूप से स्रोत इन्हें भारत की उच्च तकनीकी क्षमता के प्रमाण के तौर पर देखते हैं और मानते हैं कि ये दीर्घकालिक रणनीतिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में क्षमता और उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी ये भविष्य में शक्ति संतुलन में अहम भूमिका निभा सकती हैं। ये कार्यक्रम दिखाते हैं कि भारत जटिल टेक्नोलॉजी विकसित करने और उसे सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम है। इन्हें भविष्य की शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं की नींव के रूप में देखा जा रहा है। तो सैन्य शक्ति अभी क्षेत्रीय है, लेकिन भविष्य की क्षमताएं विकसित हो रही हैं। अब बात करते हैं एक अलग तरह की ताकत की, सॉफ्ट पावर। बॉलीवुड, योग, अध्यात्म, लोकतंत्र। स्रोत मानते हैं कि ये भारत को दुनिया में एक खास पहचान और आकर्षण देते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि सॉफ्ट पावर भारत की एक बड़ी संपत्ति है। भारत की लोकतांत्रिक पहचान, उसकी सांस्कृतिक विविधता, दुनिया भर में फैला उसका डायस्पोरा, ये सब मिलकर एक सकारात्मक छवि बनाते हैं। जी। लेकिन यहाँ भी स्रोत एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि सॉफ्ट पावर का वास्तविक प्रभाव तभी महसूस होता है जब उसके पीछे ठोस आर्थिक शक्ति और तकनीकी नेतृत्व का सहारा हो। मतलब सिर्फ सांस्कृतिक अपील काफी नहीं है। स्रोत यही तर्क देते हैं। दुनिया भारत के नैतिक मूल्यों या सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान कर सकती है, लेकिन वैश्विक नीति और निवेश वो अक्सर आर्थिक ताकत और तकनीकी नवाचार की ओर ही खींचते हैं। और इस क्षेत्र में फिलहाल अमेरिका और चीन का पलड़ा कारी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत कहते हैं कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर का मतलब आर्थिक और सैन्य ताकत का पूरक है, उसका विकल्प नहीं। ये प्रभाव बढ़ाने में मदद जरूर करता है, लेकिन ये खुद प्रभाव का आधार नहीं बन सकता। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का संतुलन। अब एक और पहलू पर आते हैं जो शायद इन सभी शक्तियों को साकार करने के लिए जरूरी है, शासन और संस्थागत परिपक्वता। यानी हमारी सरकार, हमारी संस्थाएं कितनी कुशल और प्रभावी हैं, इस पर स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत मानते हैं कि भारत की नौकरशाही और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार तो हो रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पारदर्शिता और गति लाने की कोशिशें दिख रही हैं। लेकिन वो ये भी रेखांकित करते हैं कि व्यवस्था के कुछ हिस्से अभी भी अक्षम हैं, प्रक्रियाएं धीमी है और भ्रष्टाचार की समस्या भी बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार ये एक बड़ी बाधा है। उनका तर्क है कि अगर अहम फैसले लेने में सालों लग जाते हैं, न्याय मिलने में देरी होती है और केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी रहती है, तो वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा पूरी करना बहुत मुश्किल है। वैश्विक मंच पर नेतृत्व करने के लिए तेज, निर्णायक और प्रभावी शासन अनिवार्य है। तो शासन व्यवस्था की कार्यकुशलता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
स्रोत अंत में वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं पर भी बात करते हैं, यानी दुनिया का मौजूदा ढांचा कैसा है और इस बदलते हुए वैश्विक समीकरण में भारत की सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है। बिल्कुल। स्रोत याद दिलाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो व्यवस्था बनी थी उसका नेतृत्व पश्चिम, खासकर अमेरिका ने किया। अब चीन उस व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, जिससे एक नई तरह की वैश्विक प्रतिद्वंद्विता उभर रही है। इस बदलते हुए माहौल में स्रोत एक दिलचस्प सुझाव देते हैं। उनका मानना है कि भारत के लिए सबसे समझदारी भरा रास्ता शायद अमेरिका या चीन को हटाकर उनकी जगह लेना नहीं, बल्कि एक स्विंग पावर बनना है। स्विंग पावर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी ताकत बनना जो किसी एक गुट से बंधने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चले और जरूरत के हिसाब से अलग अलग शक्तियों के साथ संतुलन बनाकर काम करे। अमेरिका और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण बने रहना, लेकिन किसी एक के पीछे ना चलना। स्रोत मानते हैं कि भारत का असली प्रभाव और लाभ इसी बहुसंग्रहण यानी मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति में छुपा हो सकता है, न कि किसी एक ध्रुव का आधिपत्य मतलब हेजेमनी स्थापित करने की कोशिश में। एक ऐसी स्थिति जहां दोनों बड़ी शक्तियां भारत का समर्थन पाने की कोशिश करें। तो इन सभी विश्लेषणों को समेटते हुए निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर हम स्रोतों की बात माने तो भारत के सामने वैश्विक नेतृत्व का रास्ता कैसा दिखता है? ऐसा लगता है कि यह सीधी चढ़ाई नहीं है। बिल्कुल। स्रोत काफी स्पष्ट है कि अगर भारत वास्तव में विश्व नेता के पायदान पर पहुंचना चाहता है तो उसे कुछ बहुत ही कठोर और बुनियादी शर्तों को पूरा करना होगा। ये कोई आसान लक्ष्य नहीं है। और वो शर्तें क्या हैं? स्रोत कई बातें गिनाते हैं। पहली, 5 साल के चुनावी और लोक लुभावन चक्रों से ऊपर उठकर कम से कम 30 साल की एक सुसंगत राष्ट्रीय रणनीति बनाना और उस पर टिके रहना। दूसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और रक्षा जैसे भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना ताकि हम दूसरों पर निर्भर न रहे। तीसरी, शासन व्यवस्था और राज्य की क्षमता में क्रांतिकारी सुधार लाना ताकि योजनाएं सिर्फ बने नहीं बल्कि प्रभावी ढंग से लागू भी हों। जी। चौथी, बढ़ती युवा आबादी के लिए बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करना। और पांचवी, सिर्फ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं मतलब सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने या उनमें निर्णायक भूमिका निभाने लायक आर्थिक प्रभाव पैदा करना। ये तो वाकई बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी शर्तें हैं। तो क्या स्रोत भारत के भविष्य को लेकर पूरी तरह निराशावादी हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्रोत का निचोड़ काफी संतुलित है। वे लगभग एकमत हैं कि भारत निश्चित रूप से दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों में से एक बनेगा। इसमें शायद ही किसी को संदेह है। संभावना ये जताई गई है कि सदी के मध्य तक यानी 2050 के आसपास दुनिया शायद बहुध्रुवीय होगी और भारत अमेरिका और चीन के साथ उस वैश्विक नेतृत्व तिकड़ी का एक अहम हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ लेकिन महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च विश्व नेता बनने के लिए, जैसा कि स्रोत कहते हैं, अभी एक और पूरी पीढ़ी के अनुशासित प्रयास की जरूरत होगी। इसका मतलब है अगले 20-30 साल तक लगातार सही दिशा में कड़ी मेहनत, गहरे संस्थागत सुधार मतलब हमारे काम करने के तरीकों में बुनियादी बदलाव, और सबसे अहम बात, सिर्फ बातें करने या दावे करने के बजाय क्षमता निर्माण पर पूरी तरह से निर्ममता से ध्यान केंद्रित करना। तो तस्वीर साफ है, भारत का उदय निश्चित है, पर शिखर तक का सफर लंबा और चुनौतियों भरा है, जिसके लिए लगातार प्रयास और बुनियादी बदलावों की जरूरत होगी। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों से उभरा है। स्रोत भारत के लिए स्विंग पावर बनने की भूमिका पर काफी जोर देते हैं, जो अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक स्विंग पावर जो संतुलन साधने पर केंद्रित है कभी वैश्विक एजेंडा तय करने वाली ताकत बन सकती है, या क्या वो हमेशा बड़ी शक्तियों की बनाई रणनीतियों पर प्रतिक्रिया देने तक ही सीमित रहेगी? क्या संतुलन साधने वाला कभी नियम बनाने वाला बन सकता है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।